नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे करेंगे लूसेंट की जो हम बुक पढ़ रहे थे सामान्य ज्ञान की। इससे पहले तक हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ चुके थे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे धर्म ग्रंथ, जिसमें हम लोगों ने वेदों को पढ़ा था, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथों में कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, यानी विदेशियों के वृत्तांत, विदेशियों के विवरण। तो उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो यूनानी और रोम लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। यूनानी और रोम लेखक, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो पहला यूनानी और रोम लेखक था टेसियस। ये ईरान का राज्यवैद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा टेसियस, इतना याद रखना। टेसियस जो है ईरान का राज्यवैद था, पर इसने जो लिखा है उस पर जो है विश्वास नहीं किया गया। आगे देखें, हेरोडोटस। अगला है हेरोडोटस। इसे आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इसकी किताब है हिस्टोरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेरोडोटस की किताब का नाम हिस्टोरिका है। तो बस इसका भी विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ही आधारित रहा। ठीक है, तो हेरोडोटस इतिहास का पिता, ये आपको याद रखना है। नंबर 3 देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। सिकंदर के साथ साथ कौन कौन लेखक आए थे, तो आपको तीनों याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको इसमें से एक रखा रहता है और 3 दूसरे रख दिए जाते हैं, तो आपको तीनों याद रखने हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में था निर्याकस, आनेसिक्रेटस, आस्टिबुलस। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? निर्याकस, आनेसिक्रेटस और आस्टिबुलस। इनके विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने गए हैं। ठीक है, तो ये 3 लेखक आए थे सिकंदर के साथ। आगे देखिए, मेगस्थनीज। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी किताब है इंडिका। चलिए देखते हैं। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो सवाल यहाँ से यही बनता है कि चंद्रगुप्त जो मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। माँ से माँ आपको याद रखना है, ट्रिक से, माँ से माँ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। ठीक है, और इसकी एक किताब है इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया है? मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है इंडिका। तो याद रखना है, मेगस्थनीज जो है इसकी बुक का नाम है इंडिका। अगला देखिए, डाइमेकस। ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था और ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। तो सवाल में यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज, या उल्टा पूछा जाए मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसी प्रकार बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस। ठीक है ना, या डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, यही सवाल आपके परीक्षाओं में बन जाते हैं। अगला है डायोनिसिस। ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। ठीक है, तो डायोनिसिस आया था अशोक के दरबार में। टालमी, इसकी एक किताब पूछी जाती है एग्जाम में, भारत का भूगोल, आपको याद रखनी है। टालमी की किताब है भारत का भूगोल। अगला है प्लिनी। इसकी भी एक किताब आपको याद रखनी है, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है? प्लिनी की है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इसके बारे में कोई एग्जाम में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, चीनी लेखक। चीनी लेखकों में देखिए, चीनी लेखकों में फाइयान। तो चीनी लेखकों में आपको 2 याद रखने हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है। एक तो फाइयान और दूसरा हेनसांग। तो आपसे पूछा जाता है जो फाइयान जो है वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाइयान। समझ रहे हैं ना? तो यही आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यही 2 आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइयान या हर्षवर्धन, घूम घूम के। तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला देखिए चीनी लेखक। अगला चीनी लेखक देखिए कौन सा है? अगला चीनी लेखक है संयुगन। इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हेनसांग आपसे पूछा जाता है। मैं बता चुका हूँ 2 ही पूछे जाते हैं। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। तो हा से हा आपको याद रखना है, हा से हा, हेनसांग, हर्षवर्धन। ठीक है, उधर फाइयान
चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसकी ह्वेनसांग जो है इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए। देखिए ये 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है, 629 में, और लगभग 1 वर्ष के बाद, ये 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा और 15 वर्षों तक रहा भारत में। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। 645 में चीन वापस लौट गया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो बिहार में स्थित है। और ये भारत में आया किस लिए था? ये बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए भारत में आया था। तो इसका एक भ्रमण वृत्तांत है, उसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। CU की, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा CU की भ्रमण वृत्तांत जो है वो किसका है? वो हर्षवर्धन का है। आपको वो ह्वेनसांग का है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आपको याद रखना है CU की किसका है? ह्वेनसांग का। ठीक है, तो ये आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे एक और सवाल पूछा जाता है कि ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था आचार्य शीलभद्र, आपको याद रखना है। उसके बाद एक और आया था चीनी, इत्सिंग, तो इसका भी कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए अरबी लेखकों में, अरबी लेखकों में आपको 2 ही याद रखने हैं और 2 ही हैं इस किताब में, अलबरूनी और इब्न बतूता। 2 हैं अरबी लेखक, कौन से? अलबरूनी और इब्न बतूता। तो वही आपसे 2 पूछे जाते हैं, तो पढ़ लीजिए। देखिए अलबरूनी के बारे में आपको क्या पढ़ना है? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद कर लेना है। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी एक किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, या कहें तहकीके हिंद, या कहें भारत की खोज। तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर देखा था, जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो, चाहे आप कौटिल्य कहें, चाहे आप विष्णुगुप्त कहें, ठीक है, चाहे आप चाणक्य कहें, तो इसी प्रकार इसकी किताब के 3 नाम हैं, तीनों का एक ही मतलब है। किसकी ये किताब है? अलबरूनी की। किताब का नाम चाहे किताबुल हिंद कहें, तहकीके हिंद कहें, चाहे भारत की खोज। ठीक है, तो ये इसकी किताब आपको याद रखनी है। तो ये किताब जो है आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, यही किताब किताबुल हिंद। तो यही आपको यहाँ से याद रखना है, ज़्यादा नहीं। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था और इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, भारत की खोज। नेक्स्ट देखिए अरबी लेखक इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था उसका एक किताब है, वही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यही किताब है। देखिए यात्रा वृत्तांत है रियला। तो इब्न बतूता, और पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री था। आपको इसमें शायद दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो आपको याद रखना है इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, और इसकी किताब का नाम है रियला। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है अरबी लेखकों में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ अन्य लेखक हैं, सवाल तो यहाँ से कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। तो अन्य लेखकों में एक तारानाथ हैं, ये तिब्बत का लेखक है। तो इसके 2 ग्रंथ हैं, कंगूर, तंगूर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान दे देना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो यहाँ से नहीं पूछा गया है। मार्को पोलो के बारे में यहाँ से भी नहीं पूछा गया है। आगे देखिए, अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में आपको बताया थी ट्रिक, पूरा धर्म अति विशेष, यही बताई थी ना ट्रिक। ये किसकी ट्रिक बताई थी? ये हमने बताई थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने कहा इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन पढ़ना हमें जो है सभी को है। धर्म ग्रंथों में हमने वेदों को पढ़ा, और ऐतिहासिक ग्रंथों में हमने कुछ बुक्स को पढ़ा है, और विदेशियों के विवरण में अभी हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने यूनानी रोम लेखक पढ़े हैं, चीनी लेखक पढ़े हैं, और अरबी लेखक, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नंबर आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों पर। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख एक है, बोगाज कोई अभिलेख, या इसको कहते हैं एशिया माइनर, इसी का नाम है एशिया माइनर। तो इससे जो है हमें पता चलता है मित्र, जो वैदिक देवता हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, तो इनके नाम का पता चलता है कहाँ से? एशिया माइनर से। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य है, ये कहाँ से पता चलता है, किस अभिलेख से? बोगाज कोई अभिलेख कहिए या एशिया माइनर, दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ से इन जो है वैदिक देवताओं का पता नाम मिलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर, जिसको विदिशा कहते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं याद रखना है, याद आपको यहाँ से रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल।
पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया वो हाथी कुंभा अभिलेख में किया गया, हाथी कुंभा अभिलेख। और यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है, हाथी कुंभा अभिलेख के समय शासक कौन था, मतलब किस शासक से संबंधित है ये अभिलेख। तो उसका अभी हम आगे डिटेल में एक लिस्ट आएगी, वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो हाथी कुंभा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, हाथी कुंभा अभिलेख। तो अभी एक आगे वो लिस्ट आएगी, उसमें आप इन सब चीज़ों को देख लेना। तो ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हाथी कुंभा अभिलेख में किया गया। आगे देखिए, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है। तो ये एक अभिलेख का नाम है सोहगौरा अभिलेख। कौन है? सोहगौरा अभिलेख। तो यहाँ से जो है दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। अगला देखिए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है किसकी? हूण जो है, जो हूणों का आक्रमण था उसकी जानकारी। अब यहाँ से एक और सवाल आपको याद रखना है, भीतरी स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित है। तो भीतरी स्तंभ लेख आपको याद रखना है स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम वाला, आप इसको नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो उस अभिलेख का नाम है एरड़ अभिलेख। उस अभिलेख का नाम क्या है? एरड़ अभिलेख। और किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का पहला जो है साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिलता है एरड़ अभिलेख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी। रेशम बुनकरों में कितनी श्रेणियां होती हैं इसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और मंदसौर जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो मालवा नरेश यशोबर्मन से संबंधित है, मालवा नरेश यशोबर्मन, ठीक है। तो ये अभिलेख और किस शासक से संबंधित हैं वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, ये यहाँ से चला गया है। अगला देखिए क्या बोला गया है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कासारपड़ कहते हैं, ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और साहित्य में क्या कहते हैं इनको? कासारपड़। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन लिखने का कार्य। आगे देखिए, आगे है अरिकमेंडू जो पौंडीचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेंडू। कहाँ है? पौंडीचेरी के निकट। तो अब ये लिस्ट रही, आपको यहाँ से ये लिस्ट याद कर लेनी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये लिस्ट, ये अभिलेख है और इस अभिलेख से संबंधित शासक। तो हाथी कुंभा अभिलेख खूब पूछा जाता है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और इसको तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? हाथी कुंभा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख भी पूछा जाता है जो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। यही चार आपको ध्यान देना है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और कभी कभी भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख भी पूछा जाता है, तो स्कंदगुप्त से आपको याद रखना है। तो ठीक है, यहाँ से एहोल अभिलेख आपको इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको याद रखना है। एहोल अभिलेख और जूनागढ़ और नासिक, ये जो अभिलेख आपको रट लेने हैं, इनसे संबंधित शासक, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और जाता भी है, पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। तो ये हमारा पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, पहला पॉइंट था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट इस बुक में हमारा रहेगा प्रागैतिहासिक काल। तो क्या है प्रागैतिहासिक काल, कौन कौन से सवाल बनते हैं परीक्षाओं में इससे, तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।